ये एक सच्ची घटना है। आज से लगभग 50-55 साल पहले की, जब मेरे नाना जवान हुआ करते थे। ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शांत हरे भरे गांव खैरगढ़ की खौफनाक कहानी है। उस समय गांव में जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई थी। लोग मुख्य रूप से खेतों में ही अपनी जीविका चलाते थे और ये डरावनी कहानी उसी दौर की है जब नाना के खेत में जुताई का समय आ गया था। नाना का खेत गांव से कुछ दूरी पर था और जुताई के लिए उन्हें अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत थी। खैरगढ़ के पास बरेली नाम का एक छोटा सा गांव था जहां से लोग अक्सर मजदूरी के लिए आते थे। नाना उसी बरौली गांव में एक भरोसेमंद आदमी से मिलने गए ताकि अगले दिन सुबह खेत जोतने के लिए मदद आ सके। उस शाम हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की सरसराहट कुछ अनकही भूतिया कहानियां बयां कर रहे थे। कहते हैं जब नाना उस आदमी से बात कर रहे थे तो किसी रहस्यमयी छलावे ने, जिसे हम अपनी भाषा में भूत या नकारात्मक शक्ति कहते हैं, उसने उनकी बातचीत सुन ली। उस अदृश्य शक्ति ने सुन लिया कि नाना जी को अगले दिन सुबह ठीक 5 बजे अपने खेत जोतने के लिए एक आदमी की जरूरत है। नाना अपनी बातचीत समाप्त करके घर लौट गए। अपने परिवार को बताया कि कल उन्हें जल्दी खेत पर जाना होगा, फिर खाना खाकर आराम से सो गए। उस रात गांव में अचानक एक अजीब सी शांति पसर गई, जैसे अमावस्या की रात में होती है। एक ऐसी शांति जो अक्सर रियल हॉरर स्टोरीज का प्रीलूड होती है। गांव में कुछ पुरानी भूतिया कहानियां पहले से प्रचलित थे। लोग पीपल के पेड़ों के पास रात में जाने से कतराते थे और फुसफुसाहट में कहते थे कि अमुक व्यक्ति ने उस दिन छलावे को देखा या उसका रास्ता किसी अदृश्य साए ने काटा। ये बातें आम थी, लेकिन नाना वो इन सब बातों से परे रहे थे। मेरी माँ बताती है कि नाना बहुत मजबूत इरादे वाले आदमी थे। उनका आसपास के क्षेत्र में रुतबा था, उनकी बातों का वजन था और गांव में उनका एक अलग ही दबदबा था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई अनहोनी उनके साथ भी हो सकती है। ये सचमुच एक बहुत ही डरावनी बात बन गई थी। रात को सब सो गए। लगभग 3:30 बजे, जब रात अभी भी अपने शबाब पर थे और तारे टिमटिमा रहे थे, नाना की चारपाई के पास आकर एक आकृति ने उन्हें जगाया। वो बिल्कुल उसी आदमी की शक्ल में था जिससे नाना दिन में मिलकर आए थे। पंडित जी जागो, आपने बुलाया था और देखो अब आप ही सो रहे हो। खेत जोतना है ना, चलो जल्दी, मुझे कहीं और भी जाना है। उस आकृति ने कहा। नाना पहले तो चौंके। उन्हें लगा कि इतनी जल्दी कोई कैसे आ जाएगा। अभी तो थोड़ी देर पहले ही वो सोए थे। लेकिन उस समय घड़ियां हर घर में नहीं हुआ करते थे और सुबह होने के संकेत से ही समय का अनुमान लगाना एकमात्र चारा था। सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन उस आकृति ने कहा, पंडित जी सुबह के 4:30-5 बजने वाले हैं, चलो चलते हैं। नाना ने सोचा, ठीक है, कौन ही बेवजह घड़ी देखे। नाना उठ खड़े हुए। उस समय अनजाने में ही सही, मगर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने उनकी जान बचा ली। उन्होंने अपने लोहे के फावड़े को अपने हाथ में लिया
जबकि उस अजीब आदमी को लकड़ी के छोटी मोटी औजार जैसी खुरपी और खेत जोतने वाले दूसरे उपकरण थमा दिए हैं। ये लोहे का फावड़ा एक सुरक्षा कवच बनने वाला था, जिसकी अहमियत नाना को बाद में समझ आई। लोहे का अस्तित्व पैरानॉर्मल चीजों के खिलाफ अक्सर एक ढाल माना जाता है। वो दोनों खेत की ओर चल पड़े। रात की ठंडक अब भी हवा में घुली हुई थी और रास्ता एकदम शांत था। नाना को अपने साथी से कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसे थकान या नींद का असर मानकर टाल दिया। खेत पर पहुंचकर नाना ने उसे बताया कि आज कितना खेत जोतना है। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है पंडित जी, आप रुकिए, मैं शुरू करता हूँ। नाना ने उसे काम करते हुए देखा। आमतौर पर 2-3 बीघा खेत जोतने में एक आदमी को कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाते हैं और फिर भी उतनी सफाई नहीं आती। लेकिन उस आदमी ने जो किया वो अविश्वसनीय और भयानक था। केवल 15-20 मिनट के भीतर वो आदमी वापस आकर खड़ा हो गया और बोला, पंडित जी, मैंने खेत जोत दिया। नाना ने खेत की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। खेत को इतनी सफाई और फिनिशिंग के साथ जोता गया था जैसे किसी मशीन ने काम किया हो। खेत की मिट्टी एकसार हो गई थी, हर जगह बराबर जुताई थी। नाना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यार, ये कुछ तो गड़बड़ है, नाना ने मन ही मन सोचा। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई बहुत ही दमदार और दूध घी पीने वाला जवान है जिसने इतना काम इतनी फुर्ती से कर दिया। उस आदमी से उन्होंने पूछा, अरे इतनी जल्दी कैसे कर दिया तूने? तो उसने जवाब दिया, पंडित जी, आपको पता नहीं चला, 40-50 मिनट हो गए हैं और देखिए सूरज भी उगने वाला है। ये डरावनी घटना उनके दिमाग में घर कर गई। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने खेत में बीज वगैरह डाल दिए तो वो व्यक्ति बार बार नाना को पास की पोखरी यानी कि तालाब में वो ले जाने की जिद करने लगा। गांव में सुबह के समय तालाब पर शौच के लिए जाना आम बात थी, लेकिन उस आदमी की जिद में कुछ अजीब सा दबाव था। पंडित जी, वहाँ चल रहे हैं, सुबह का समय है, आप भी शौच कर लेना, मैं भी कर लूँगा, काम करके फिर चलते हैं, बीड़ी बीड़ी पियेंगे, खाना वाना खाएंगे। उसने कहा। नाना को उसकी बातों में कुछ अटपटा लगा। उन्हें लगा कि यह आदमी इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। नाना के दिमाग में पुरानी भूतिया कहानियां कौंधने लगी। पिछले महीने ही किसी ने बताया था कि फलाने गांव में तालाब के पास किसी को उल्टा गाड़ दिया गया था। उन्हें लगा, ये साला मुझे भी वहां क्यों लेकर जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उनका शक अब यकीन में तब्दील होने लगा। ये एक सच्ची भूतिया कहानी का हिस्सा बन रहे थे। पंडित जी, फावड़ा मुझे दे दो, तुम कर लो पहले, मैं तुम्हें देख लूँ, फिर मैं सामान रख लूँगा, फिर तुम कर लेना। उस आदमी ने कहा। नाना को एकदम झटका लगा। यार, ये तो सीधा मेरे हाथ से लोहे का फावड़ा क्यों मांग रहा है। उन्होंने तुरंत सोचा, लोहे के बारे में तो गांव में कई बातें प्रचलित थे कि यह बुरी शक्तियों को दूर रखता है और अदृश्य शक्तियों को पास नहीं आने देता। नाना ने उसे फावड़ा देने से इनकार कर दिया और कहा, ना भाई, मैं तुझे ये नहीं दे रहा, तू कर ले पहले। इसी बीच नाना ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे सुलगा लिया। वो बीड़ी पीने लगे, फिर जानबूझकर उस आदमी से बोले, ले भाई, तू भी पी ले।
जैसे ही नाना ने उसे बीड़ी का ऑफर किया, वो आदमी तुरंत पीछे हटने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बीड़ी नहीं पी रहा, उसने कहा। नाना का शक अब पुख्ता यकीन में बदल गया। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि आग और लोहा बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं। कुछ तो खेल चल रहा है भाई, अपना खेल बच सकता है, उन्होंने सोचा। उन्होंने उसे फावड़ा नहीं दिया। वो दोनों किसी तरह तालाब के पास पहुंचे। वो आदमी बार बार फावड़े के लिए जिद करने लगा और धीरे धीरे उसकी बातों में बहस और फिर आक्रामकता आ गई। वो फावड़े को छूने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें लाल होती जा रही थे और उसकी आवाज में एक अजीब सी खटखटाहट आ गई। ये घटना नाना की जिंदगी में सबसे बड़ा डर साबित हो रहा था। नाना उसे गौर से देखने लगे। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी और उसका चेहरा विकृत हो रहा था, जैसे कोई नकाब उतर रहा हो। उसकी आकृति धुंधली होती जा रही थी। एक पल वो स्पष्ट दिखता, अगले ही पल हवा में खुलने लगता। नाना समझ चुके थे कि ये कोई आदमी नहीं जिसे उन्होंने बुलाया था, वो कोई शक्ति है, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई छलावा, एक असल भूत। नाना ने गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने अपने लोहे का फावड़ा उठाया और बिना एक पल भी सोचे सीधा उसके सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। भट की आवाज आई और फावड़ा उस आकृति के आर पार निकल गया, जैसे वो हवा का एक झोंका हो। वो आदमी वहीं नाना की आंखों के सामने हवा में विलीन हो गया। वहां कुछ भी नहीं बचा सिवाय एक गहरी खौफनाक चुप्पी के। ये उनकी एक सच्ची घटना थी। नाना के पसीने छूट गए, उनके कपड़े पसीने से भीग गए थे और उनकी लुंगी टाइट हो गई थी। उनका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। वो डरे हुए थे, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। खेत से उनका घर लगभग 600-700 मीटर दूर था। वो बिना रुके भागे। मामा मामा चिल्लाते हुए पूरी ताकत से घर की ओर भागे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग और घर वाले जागने लगे। अरे पंडित जी क्या हुआ? सब पूछने लगे। ये फिरोजाबाद की डरावनी कहानी अब सबके सामने आ रहे थे। नाना ने किसी की बात नहीं सुनी। वो सीधे घर के घेर में पहुंचे, जहां लकड़ियों का एक बड़ा बंडल और मिट्टी का ढेर था। उन्होंने तुरंत आग लगा दी ताकि रोशनी हो और आसपास की नकारात्मक माहौल दूर हो। उन्होंने सबको जगाया और हाँफते हुए बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। सब सुनकर दंग रह गए और तभी ठीक 5 बजे जिस असली आदमी को नाना ने खेत पर बुलाया था, वो वहां आ पहुंचा। चलो पंडित जी, खेत जोतना है। क्या कर रहे हो आप? यहाँ आग क्यों ताप रहे हो? उसने पूछा। गांव वालों ने उसे बताया। अरे भाई, तेरे पीछे तो ये क्या कांड हो गया, तुझे नहीं मालूम? तब जाकर सबको पूरा विश्वास हो गया कि जो घटना हुई थी वो वाकई एक छलावे के साथ हुई थी। उस तालाब का रहस्य भी अब स्पष्ट था। वो छलावा नाना को निहत्था करना चाहता था ताकि वो उन्हें उल्टा गाड़ सके, जैसे कि अक्सर ऐसे ग्रामीण इलाकों की भूतिया कहानियों में सुना जाता रहा है। तालाब की मिट्टी नरम होती है और ऐसे में किसी को उल्टा गाड़ना आसान होता है। जब तक नाना के पास लोहा था, वो छलावा उनके पास नहीं आ सकता था,
यही वजह थी कि वो बार बार फावड़ा मांग रहा था ताकि नाना के पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना रहे। इस अजीबोगरीब घटना के बाद नाना का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। उन्हें अब सिर्फ पंडित जी नहीं बल्कि भूत को खिलाने वाले पंडित जी के नाम से जानने लगे। ये घटना आज भी उस गांव में एक किंवदंती की तरह सुनाई देती है, जो इस बात का सबूत है कि कभी कभी अदृश्य दुनिया असली जिंदगी में भी दखल दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, आध्यात्मिकता और रहस्य से भरा एक ऐसा शहर है जहां हर घाट, हर गली और हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। इन कहानियों में से कुछ पौराणिक होती हैं और कुछ लोक कथाएं, जिन्हें स्थानीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते और जीते आए हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं एक ऐसे घाट की जिसका नाम है ब्रह्म घाट। ये घाट आज शायद उतना मशहूर नहीं है, लेकिन लगभग 35 साल पहले यहाँ से जुड़ी एक ऐसी कहानी ने लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया था, जिसे कुछ लोग अफवाह मानते थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक सच्ची चेतावनी थी। इस कहानी का केंद्र है रतन जी। रतन जी वाराणसी में अपने परिवार के साथ सुखद जिंदगी बिता रहे थे। उनकी उम्र करीब 45 साल की रही होगी जब उन्होंने ये तय किया कि अब एक नया घर बनवाया जाए। पुश्तैनी मकान में रह रहे थे, लेकिन अब वो कुछ अलग और कुछ खास करना चाहते थे। उनके पास ब्रह्म घाट के आसपास की ज़मीन थी और वहीं उन्होंने घर बनाने की योजना शुरू की। काम शुरू हुआ, मजदूर लगे, ईंट पत्थर का काम चालू हुआ। दिन भर का काम चलता और शाम को निर्माण स्थल पर मलबा इकट्ठा हो जाता, जिसे हटाना ज़रूरी था। अक्सर मजदूर इसे घाट के किनारे फेंक देते हैं, पर जब वो देर से थक जाते थे तो यह काम अधूरा रह जाता। रतन जी को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा कि काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, और फिर एक रात उन्होंने खुद ही मलबा उठाकर घाट पर फेंकने का तय किया। रात के करीब 2:30 बजे, जब पूरा शहर नींद में डूबा था, रतन जी ने एक बड़ी बाल्टी लेकर खुद ही मलबा उठाने निकल पड़े। 7-8 चक्कर लगाते हुए उन्होंने हर बार बाल्टी में मिट्टी भरते और घाट पर जाकर उसे खाली करते। जब काम पूरा हो गया तो घाट के पास जाकर वो हाथ धोने लगे। तभी बिजली चली गई। उस समय घाट पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थे, चारों ओर अंधेरा था और उस पर उस रात अमावस्या भी थी। रतन जी ने अपने बचपन में ब्रह्म घाट से जुड़ी कहानियां सुनी थे, पर उन्होंने कभी उन पर खासकर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात जैसे ही अंधेरा घना हुआ, एक डर की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। वो जब घाट से निकलने लगे, उन्हें पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, उनके बचपन की दोस्त की, जो सालों पहले कहीं और बस चुका था। अरे रतन, सुनना। रतन जी फिर पलटे, पर सामने कोई नहीं था। अब आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। कहा जाता है कि जब कोई आवाज सुनकर जगह पर नाम लेकर बुलाए तो तुरंत पलट कर नहीं देखना चाहिए। ये निशी डाक का छलावा हो सकता है। ऐसे तत्व सिर्फ 3 बार बुलाते हैं,
अगर आपने 3 बार उनकी आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर देख लिया तो उनका प्रभाव आप पर हो सकता है। रतन जी 2 बार पीछे पलट चुके थे। अब उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने तेजी से अपने घर की ओर जाना शुरू किया, लेकिन उन्हें हर कदम पर किसी की परछाई और आहट दोनों महसूस हो रहे थे। घर पहुंचते ही रतन जी जैसे ही अपने कमरे में घुसे, उन्हें एक जबरदस्त झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर से खून बहने लगा। परिजन दौड़े और उन्हें उठाया, प्राथमिक उपचार दिया और सुबह होते ही डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ मामूली इलाज हुआ और डॉक्टर ने कहा थकावट की वजह से होगा। पर अगला दिन जैसे डरावने दृश्यों की शुरुआत थे। रतन जी दिन भर सोते रहे, खाना पीना नहीं लिया, आंखें लाल और चेहरा शांत। रात हुई फिर भी वो एक ही जगह बैठे रहे, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ बोले। 3 दिन बीते, ना भोजन ना जल, बस एक ही जगह पर बैठे रहना, एकटक हवा में देखना। अब परिवार घबरा गया। पड़ोसी जब आए तो उन्होंने ये बात सुनी कि रतन जी रात को ब्रह्म घाट पर अकेले गए थे तो वो चौंक गए। क्या, ब्रह्म घाट, और वो भी रात को? एक बुजुर्ग पड़ोसी बोले, ब्रह्म घाट में ब्रह्म राक्षस का वास है। वो स्थान पवित्र है। वहां पर रात को जाना या फिर गंदगी या कचरा फेंकना ब्रह्म राक्षस का अपमान होता है। अगर उसने पुकारा और आपने पलट कर देखा तो वो आपको पकड़ सकता है। अब सभी के होश उड़ गए। रतन जी का हाल दिन ब दिन बिगड़ता गया। उनकी चेतना जैसे खत्म हो गए थे। तब परिवार ने एक सिद्ध संत को बुलाया। संत ने देखते ही कहा, ब्रह्म राक्षस बाधा है, इसका एक ही उपाय है, क्षमा मांगो, उसे स्थान दो, तभी वो छोड़ सकता है। पूरा परिवार ब्रह्म घाट गया। वहां पूजा की गई, नारियल चढ़ाया गया और वादा किया गया कि रतन जी के नए घर में ब्रह्म राक्षस के लिए एक छोटा सा स्थान बनेगा। एक दीपक, एक घंटा और हर दिन पूजन। ये सब करने के कुछ समय बाद ही रतन जी सामान्य होने लगे हैं। रतन जी आज 70 साल के हैं, स्वस्थ हैं और एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस रात को जब याद करते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।